हेलो गाइस, हाय। मैं आपकी दोस्त पिंकी रजक एंड आप सभी को मेरी चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल जोन के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, आगे भी बहुत अच्छे रहेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है इस चैनल में मैं जो सारी सोशियोलॉजी की टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो सारी टॉपिक यूजी पीजी के स्टूडेंट, इंटरनेट के स्टूडेंट और यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास और फ़ायदेमंद है। इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ और आगे भी पढ़ाऊँगी। दोस्तों, प्लीज़ सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो अगर काम की लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, पिछले वीडियो में मैंने मेलिनोव्स्की स्टार्ट किया था। मेलिनोव्स्की के बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है जो पढ़ाया था और कहा था कि इसके बाद के वीडियो में मैं उनकी डिटेल्स कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी। तो जो कहा था वो करने के लिए आ गई हूँ दोस्तों। तो फिर चलिए शुरू करती हूँ। देखिए मैं आज क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी। पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी वो है कूला एक्सचेंज और कूला रिंग, जो उन्होंने उनके बुक आर्गोनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक में दिया था, जो बुक आई थी 1922 में। इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी दोस्तों, उसके बारे में बाद में बात करती हूँ। तो क्या उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कूला एक्सचेंज और कूला रिंग। ओके, ये वर्क उन्होंने किया था दोस्तों ट्रॉबिएंट आइलैंड पर। कहाँ किया था? ट्रॉबिएंट आइलैंड पर। ट्रॉबिएंट आइलैंड पर जो आदिवासी है या ग्रुप ऑफ पीपल है, जो ट्राइबल ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके ऊपर मेलिनोव्स्की ने काम किया था। तो ये कूला एक्सचेंज और कूला रिंग क्या है, तो शुरू करती हूँ। अच्छा, कूला एक्सचेंज और कूला रिंग क्या है ये बताने से पहले एक बात बता दूँ। मेलिनोव्स्की वो पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलो या पहले इंसान बोलो जो पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन मेथोडोलॉजी को यूज़ किया था। क्या? मेथोडोलॉजी के हिसाब से या मेथड के हिसाब से वो पहले थे जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को यूज़ किया था। हाँ, एक थ्योरी फेस करने के लिए या एक थ्योरी देने के लिए। अब ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है ये जानने के लिए आपको मेरी मेथोडोलॉजीज की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो प्लीज़ जाकर वॉच कीजिएगा तो समझ में आ जाएगी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ओके, अब आती हूँ कि कूला एक्सचेंज क्या है। एक्सचेंज क्या है ये पहले बताती हूँ। ओके, एक्सचेंज मतलब क्या? कुछ दो या कुछ लो, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, यही एक्सचेंज है। कूला दोस्तों, कूला ये कोट जो कूला स्पेशली ट्रॉबिएंट आइलैंड के जो ट्राइबल पीपल है उनका वर्ड है, वो यूज़ करते हैं ये कूला। कूला का मतलब होता है गिफ्ट। क्या? गिफ्ट। एक गिफ्ट मैं आपको दे रही हूँ, एक गिफ्ट आप मुझे दे रहे हो, राइट? तो ये कूला एक्सचेंज का मतलब होता है गिफ्ट एक्सचेंज। क्या? गिफ्ट एक्सचेंज। क्या कहा? कूला का मतलब है गिफ्ट। कूला उनके भाषा में कहा जाता था कूला, और एक्सचेंज कहा लेना और देना। तो ये कूला एक्सचेंज को कहा जाता है गिफ्ट लेना और देना। समझ में आया? अब इसे रिंग क्यों कहते हैं ये भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे रिंग क्यों कहते हैं? इसे रिंग इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि ये जो एक्सचेंज होती थी कि मैं आपको दे रही हूँ, आप मुझे दे रहे हो, तो ये एक रिंग के अनुसार होती थी। मतलब कि क्लॉकवाइज होती थी और फिर एंटी क्लॉकवाइज होती थी, क्लॉकवाइज होती थी और फिर एंटी क्लॉकवाइज होती थी। तो ये एक चेन की तरह चलती रहती थी। देखो, एक रिंग की तरह चलती रहती थी। ये लेना देना एक रिंग की तरह चलते रहता था हमेशा, इसीलिए इसे कहा जाता है कूला रिंग। तो कूला एक्सचेंज और कूला रिंग ये दो का मतलब क्या है समझ में आई है? आई होप समझ में आ गई है। अब इस कूला एक्सचेंज और कूला रिंग को दोस्तों सेरिमोनियल एक्सचेंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरिमोनियल एक्सचेंज। देखो मैंने यहाँ लिखा है, इट इज़ अ सेरिमोनियल एक्सचेंज। तो अगर कूला एक्सचेंज के जगह सेरिमोनियल एक्सचेंज आए तो प्लीज़ आप लोग कन्फ्यूज्ड मत होना, या कूला एक्सचेंज के जगह कूला रिंग भी आ जाए तो आप लोग कन्फ्यूज्ड मत होना। सारी बातों का मतलब एक ही होती है, राइट? अभी इसे कहा जाता है सेरिमोनियल एक्सचेंज। तो क्यों सेरिमोनियल एक्सचेंज कहा जाता है? क्योंकि ये एक टाइम टेबल के अनुसार होती है दोस्तों।
हाँ, ऐसा नहीं है कि जब मुझे मन किया मैं जाकर किसी को गिफ्ट दे रहा हूँ या उससे गिफ्ट ले रहा हूँ। जब भी मन हुआ मैंने गिफ्ट दे दिया, अरे ले लो गिफ्ट ले लो और मुझे भी गिफ्ट दे दो, ऐसा नहीं होता था। सेरिमोनियल का मतलब होता है कि उनके वहाँ पर एक टाइम में क्या होता था, एक प्रोग्राम होता था, जिस प्रोग्राम में वो लोग ये गिफ्ट लेना देना या एक्सचेंज करते थे। ऐसा नहीं है कि अभी मन हुआ तो चलिए अभी उठ के चल गई हूँ या चल गया हूँ, ऐसा नहीं होता था। हमारे यहाँ तो होती है, अभी दीपावली गई है, आप लोगों को पता है कि दीपावली में हम लोग सभी जो गेस्ट बोलो या फिर जो रिलेटिव्स बोलो जो हमारे घर पूजा में आते हैं या हम जिनके घर पूजा में जाते हैं रिलेटिव्स के घर, तो क्या करते हैं हम उनको गिफ्ट देते हैं और वो भी हमें कुछ रिटर्न गिफ्ट देते हैं। हमारे इंडिया में तो ये फेमस है दीपावली में कि गिफ्ट लेना देना होता है। तो उनके वहाँ भी मतलब आइलैंडर जो बोल रही हूँ मैं या फिर ट्राइबल पीपल जिनके बात मैं कर रही हूँ, उनके वहाँ भी ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स होती थी दोस्तों। और जिस प्रोग्राम्स में वो लोग क्या करते थे, गिफ्ट लेना और देना, एक्सचेंज करते थे। राइट, अब गिफ्ट लेने और देने मतलब लेना और देना में क्या वो लोग का लेना देना या फिर क्या गिफ्ट एक्सचेंज होती है, वो चलिए आइए दिखाती हूँ या बताती हूँ। देखिए, दो तरीके के गिफ्ट उनके बीच एक्सचेंज होता था, एक है आर्मलेट्स और आर्म बैंड और एक है नेकलेस। ओके, क्या कहा, आर्मलेट्स एंड एक कहा नेकलेस। अब आर्मलेट्स को उनके भाषा में कहा जाता था मावाली। क्या कहा जाता था, मावाली। और नेकलेस को क्या कहा जाता था, सोलाभा। आर्मलेट्स या आर्म बैंड आप लोगों को पता है जो बाजूबंद कहते हैं, जो हम यहाँ पहनते हैं दोस्तों। और नेकलेस पता है जो गले में हम लोग पहनते हैं। आर्म बैंड कहते हैं हमारे भाषा में जिसे, वो लोग क्या कहते थे, मावाली। क्या कहते थे, मावाली। और जो हम लोग नेकलेस कह रहे हैं हमारे भाषा में, वो क्या कहते थे, सोलाभा। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दो वर्ड है, मावाली और सोलाभा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग प्लीज़ इसे कोट एंड कोट नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। ओके, तो ये दोनों तरह के गिफ्ट उनके बीच एक्सचेंज, वो प्रोग्राम में क्या होता था, एक्सचेंज होता था दोस्तों। देखिए, मवाली होती थी क्लॉकवाइज एक्सचेंज और सोलाभा होता था एंटी क्लॉकवाइज एक्सचेंज। तो ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज चलती रहती थी, इसीलिए इसे रिंग कहा जाता है। हाँ, समझ में आया कि एक नॉर्मली आप लोग समझो, इतना कुछ मतलब बहुत टफ होगा समझना या कुछ समझ में नहीं आ रही, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग हमारे यहाँ की जो प्रोग्राम होती है दीपावली या फिर किसी की शादी, हाँ, अगर ये समझकर आप लोग समझना चाहोगे तो तुरंत समझ जाओगे। हमारे यहाँ मैंने कहा कि दीपावली में हम लोग भी गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, हाँ, रिलेटिव्स को गिफ्ट देते हैं तो वो भी हमें रिटर्न गिफ्ट देते हैं। इसी तरह हम लोग किसी की शादी में जाते हैं, कोई रिलेटिव की शादी में जाते हैं तो वहाँ भी हम लोग गिफ्ट देते हैं और वो लोग भी बदले में हमें रिटर्न गिफ्ट देते हैं। इसी तरह उनके वहाँ भी होती है, उनके वहाँ भी ऐसा ही कुछ खास प्रोग्राम किया जाता है। उस प्रोग्राम में वो लोग भी गिफ्ट लेना और देना ये मेंटेन करते हैं दोस्तों। राइट, तो और क्या लेना और देना करते थे, आर्म बैंड और नेकलेस, जिसको उनके भाषा में कहा जाता था मवाली और सोलाभा। राइट, तो अब हमारे यहाँ जो गिफ्ट एक्सचेंज होती है लेना और देना, और उनके वहाँ भी जो गिफ्ट एक्सचेंज होती है लेना और देना, तो अचानक से मैलिनोस्की ने क्यों समझाया ये और क्यों कहा, मैंने पहले ही वीडियो में कहा था दोस्तों कि मैलिनोस्की जो सारी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है इसी पे बेस होके दिया है कि हर एक चीज़ का फंक्शन है, सोसाइटी में उस चीज़ का फंक्शन है, इसीलिए वो एग्जिस्ट कर रही है, वरना नहीं करती। तो फिर जो ये गिफ्ट एक्सचेंज हो रही है इसके पीछे का फंक्शन क्या है, तो दोस्तों इसके पीछे का फंक्शन है क्या कि कॉन्फ्लिक्ट को दूर रख के एक दूसरे के बीच में जो अच्छे रिलेशनशिप है उसे बरकरार रखना, कि दो ग्रुप के बीच जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और एक अच्छा सा रिलेशन बना रहे। राइट, क्योंकि वो रिलेशन ज़रूरी होती है, कॉन्फ्लिक्ट को दूर रखना भी ज़रूरी होता है, एक अच्छा रिलेशन बनाना भी ज़रूरी होता है हर ग्रुप ऑफ पीपल के बीच। तो इसीलिए ये गिफ्ट एक्सचेंज या कूला रिंग या कूला एक्सचेंज या सेरिमोनियल एक्सचेंज जो भी कहो, ये टाइम टू टाइम वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता था कि जैसे दो ग्रुप ऑफ पीपल या फिर चार ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में कभी कोई क्लैश या कन्फ्लिक्ट हो तो वो कन्फ्लिक्ट या क्लैश
हट जाए या दूर रहे और एक दूसरे के बीच रिलेशनशिप अच्छे बने रहे, कि जैसे बाहर से कोई भी प्रॉब्लम आए तो सब मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो यही था इसका फंक्शन, क्या, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना और सॉलिडरिटी मेंटेन करना, मतलब एकता को मेंटेन करना और संघर्ष को दूर रखना। समझ में आया? आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है। अच्छा, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बताती हूँ। बहुत कोई ये कंफ्यूज्ड होते हैं या पूछते हैं कि आर्म बैंड और नेकलेस क्या बहुत ही एक्सपेंसिव होती है जो उनके बीच में एक्सचेंज होती थी, मतलब वो लोग किस तरह के आर्म बैंड या नेकलेस एक्सचेंज करते थे, क्या वो हीरा का है, सोना का है, या फिर बहुत ही और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है? तो दोस्तों नहीं, वो कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, बहुत ही सामान्य चीज़ से वो लोग बनाते थे। उनके वहाँ के आसपास के जो चीज़ें मिलती थी, लकड़ी हुआ, जो भी हुआ, उसी से वो पत्थर, फिर जो मोतियाँ होती है, वो सारी चीज़ों से वो बनती थी। हाँ, ये एक्सपेंसिव तो नहीं है लेकिन बहुत ही प्रेस्टिजियस है। क्या है? प्रेस्टिजियस है, मतलब कि इससे बहुत ही ज़्यादा स्टेटस या प्रेस्टीज जुड़ा हुआ है कि हम एक दूसरे को हम दे रहे हैं तो अपना स्टेटस या प्रेस्टीज हम मेंटेन कर रहे हैं कि हाँ, हम लोग गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, हाँ, हम लोग कन्फ्लिक्ट को दूर रख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एकता को अपने बीच में बरकरार रख रहे हैं, हम लोग इस प्रोग्राम में जा रहे हैं, इस प्रोग्राम को मेंटेन कर रहे हैं, तो इसमें हम अपनी प्रेस्टीज और स्टेटस को बनाए रख रहे हैं। दोस्तों, यही समझाया गया है। ये एक्सपेंसिव है, ये नहीं है। तो दोस्तों, कुला रिंग कहो, कुला एक्सचेंज कहो या गिफ्ट एक्सचेंज कहो, ये एक सेरिमोनियल एक्सचेंज है जो कि टाइम टू टाइम प्रोग्राम में इसे कि मेंटेन किया जाता था कि एक प्रोग्राम होगी, उसमें हम सब गिफ्ट एक्सचेंज करेंगे या लेना देना करेंगे, जिससे हम लोग कन्फ्लिक्ट को दूर रखेंगे और क्या करेंगे, सॉलिडरिटी को मेंटेन करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है इस कुला एक्सचेंज में, तो ये क्या है दोस्तों कि कुला एक्सचेंज में अगर आप अगर एक बार इन्वॉल्व हो गए तो आपको उसमें हमेशा से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि एक बार आप कुला में आ गए तो फिर आपको हमेशा ही कुला का ही होके रहना पड़ेगा। मतलब एक बार आपने उस प्रोग्राम में एंट्री ले लिया तो अब जब भी वो प्रोग्राम सेलिब्रेट होगी तो आपको उसमें हिस्सा लेना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है वंस अ कुला अगेंस्ट अ कुला। ओके, कि आप एक बार आ गए तो फिर आप यहीं के बन के रह गए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी से गिफ्ट लिया और किसी को दिया तो फिर वो गिफ्ट आप अपने पास रख सकते हैं, या जिसको दिया था वो भी वो गिफ्ट अपने पास रख सकता है। आप उसके बाद कभी कुला पे, मतलब कुला एक्सचेंज में आपने कभी हिस्सा नहीं लिया, नहीं, आप एक बार आ गए तो आपको हमेशा से हिस्सा लेना पड़ेगा। इसलिए जब आप हिस्सा लोगे, आपके पास जो गिफ्ट था वो किसी और को देना पड़ेगा, फिर वो आपको फिर देंगे। इसी तरह से मतलब आप कुछ दिन अपने पास रख के फिर किसी को देना पड़ता है, फिर आप उससे लेते हैं। इसी तरह ये सिस्टम या रिंग चलते रहती हैं। समझ में आया? कुला एक्सचेंज और कुला रिंग के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, मैंने वो बता दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई है। अच्छा, और एक बहुत ज़रूरी बात है, बता दे रही हूँ, ये एक गिफ्ट एक्सचेंज है, कोई इकोनॉमिकल एक्सचेंज नहीं है। मतलब कि कोई मार्केट एक्सचेंज हम जिसे कहते हैं वो नहीं है कि आप मार्केट जा रहे हो, बार्गेनिंग कर रहे हो कि इतना में नहीं, इतना में चाहिए, इतना में नहीं, इतना में चाहिए। हाँ, उसके साथ आपका कोई सॉलिडरिटी मेंटेन करने का कोई बात नहीं है। आप पैसे दे रहे हो, सामान ले रहे हो, फिर बार्गेनिंग भी कर रहे हो, फिर लड़ भी रहे हो, इतना में नहीं दूंगी, इतना में नहीं खरीदूंगी, इतना में चाहिए, उतना में नहीं। ये नहीं है, ये एक फॉर्मल सेरिमोनियल एक्सचेंज है, नॉट अ मार्केट एक्सचेंज। ओके, यहाँ आप सॉलिडरिटी मेंटेन करने के लिए ही ये करते हो, और यहाँ इसीलिए कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। एक हाथ से देते हो और एक हाथ से लेते हो। समझ में आया? जितनी भी सारी चीज़ें थे मैंने कह दिया है दोस्तों, समझा दिया है। आज के बाद उम्मीद करती हूँ ये वीडियो को देखोगे तो कभी कुला एक्सचेंज और कुला रिंग नहीं भूलोगे। तो फिर चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट में चलती हूँ दोस्तों। ये आ गई हूँ दूसरे कॉन्सेप्ट में, या फिर बोलो तो बुक। हाँ राइट, अजीब लग रही है पर ये वही कॉन्सेप्ट है जो बुक उन्होंने दिया था, जिस नाम से दिया था उसी नाम से उन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिया है। तो बुक का नाम क्या है, चलिए पहले देख लेती हूँ।
मैजिक साइंस एंड रिलीजियन, जो 1925 में आई थी दोस्तों। तो मैजिक साइंस एंड रिलीजियन उनका बुक का नाम है और यही उन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिया है दोस्तों। तो मैजिक साइंस एंड रिलीजियन तीनों एक साथ, मतलब जिसका कोई हमारे सोच से तो जिसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, मतलब कि साइंस के साथ मैजिक, राइट। मतलब जहाँ जादू टोना या टोना टोटका होता था, साइंस तो उससे काफ़ी आगे है, मतलब कोई मेल नहीं है, हम लोग ये सोचते हैं। हाँ, फिर रिलीजियन और साइंस के बीच में तो एक टकरार की जो रिलेशनशिप है वो है कि साइंस रिलीजियन को बिलीव ही नहीं करता। तो मैलिनोस्की ने कैसे ये तीनों चीज़ एक साथ एक ही बुक में समझाया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ कि क्या समझाया है, क्या कहा है। इसके पीछे भी दो चीज़ कॉमन है, क्या कि ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया है या फिर जो बुक उन्होंने दिया है, ये भी ट्राबिएंट आइलैंड पे ही उन्होंने स्टडी किया है और वो आदिवासी या फिर ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल के ऊपर ही उन्होंने ये स्टडी किया है दोस्तों। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ही उन्होंने ये स्टडी की है। तो चलिए सबसे पहले आती हूँ मैजिक पे, कि उन्होंने स्टडी करके मैजिक के बारे में क्या कहा है, कि ये ग्रुप ऑफ पीपल मैजिक को किस तरह से समझते हैं या यूज़ करते हैं। तो मैलिनोस्की ने कहा कि ये जो ट्राइबल पीपल है, ये लोग डेली लाइफ के जितने सारी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए वो लोग मैजिक का इस्तेमाल करते थे। हैं, जादू टोना या टोटका जो भी हम लोग हिंदी में जो कहते हैं, उनका यूज़ करते थे। किस लिए? अपनी डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते थे उनको दूर करने के लिए वो लोग जादू का या टोना टोटका बोलो या फिर मैजिक का इस्तेमाल करते थे दोस्तों। तो अब उनके हिसाब से साइंस क्या है, साइंस को वो लोग किस तरह से यूज़ करते थे या बोलते थे यही साइंस है। तो दोस्तों वो लोग उनके साइंस का मतलब क्या है, हमारे अगल बगल क्या जो चीज़ है वो क्या है, ये जानना कि ये क्या है, उसे समझना लॉजिकली कि अच्छा ये है, ये बोर्ड है, ये क्या है, पेन है, इसे हम समझ रहे हैं लॉजिकली। तो यही वो लोग भी करते थे कि उनके अगल बगल में जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है वो समझते थे और उसी के थ्रू क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे। तो क्या बनाते थे, उनके अगल बगल जो लकड़ियाँ थी या फिर जो पेड़ पौधे थे, ये सारी चीज़ों से वो क्या करते थे, एक ऐसी प्रोडक्शन करते थे या चीज़ बनाते थे जो उनको उनके डेली लाइफ में जिंदा रहने के लिए काम आते थे। कि क्या है वो चीज़ और किस तरह से काम आती थी, चलिए बताती हूँ। देखिए क्या लिखा है मैंने, कैनो मेकिंग। क्या? कैनो मेकिंग। कैनो मेकिंग एक क्या है दोस्तों, एक नाव है, जो नाव को वो लोग बनाते थे। एक पतला सा लंबा सा इस तरीके के एकदम पतला सा लंबा सा एक नाव होता था, ठीक है, एक नाव होता था। बहुत ही गंदा मैंने ड्रॉ किया है, प्लीज़ इसे अवॉइड करना, समझाने के लिए सिर्फ ड्रॉ किया है। तो इस तरह से लंबा सा पतला सा वो क्या करते थे, एक नाव बनाते थे, जिसे उन्होंने नाम दिया था क्या, कैनो मेकिंग, राइट। एक नाव बनाते थे, वही अगल बगल के पत्थर से पेड़ पौधों के लकड़ियाँ से सारी चीज़ों से वो लोग ये बनाते थे। क्यों बनाते थे दोस्तों? एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह सामान एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, दूसरे जगह से जाके अपने ज़िंदा रहने के लिए जो सारी सामानों की ज़रूरत है उसे ले आने के लिए, ये सारी कामों के लिए वो लोग ये बनाते थे और यूज़ करते थे। ओके, तो यही तो साइंस है ना, राइट। उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वही उनके लिए साइंस है। तो दोस्तों यही तो लॉजिकली साइंस है कि हम हमारे अगल बगल की चीज़ों क्या है, क्या सारी चीज़ें ये जानने की कोशिश करते लॉजिकली, या वही सारी चीज़ों से हम कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो यही तो साइंस है। तो उन्होंने भी इस कैनो मेकिंग को नाम दिया था कि ये साइंस है। तो हाँ, ये साइंस है, उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज से वो जो बनाते थे वही उनके लिए साइंस है। तो उनका मैजिक क्या है और उनका साइंस क्या है समझ में आया है। अब उनकी रिलीजन क्या है ये समझाती हूँ, और ये तीनों एक साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं ये भी समझाती हूँ दोस्तों। तो उनके लिए रिलीजन क्या है, उनके जो पूर्व पुरुष हैं, मतलब कि जो गुजर गए हैं, जो उनके घर के बड़े थे, हाँ, उनको मतलब ये कैनो मेकिंग बनाने से पहले ये ट्राइबल पीपल उनका पूजा करते थे,
उनसे आशीर्वाद लेते थे, हाँ, और उनसे परमिशन मांगते थे कि मैं ये कैनो मेकिंग बना रहा हूँ तो मुझे हेल्प कीजिए। तो यही उनके लिए उनका रिलीजन है। क्या है कि अपने जो गुजर गए जो बड़े, उनको पूजा करना, उनसे आशीर्वाद लेना और उनसे परमिशन लेना कि मुझे कैनो मेकिंग बनाना है, कैनो को मेक करना है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे आशीर्वाद कीजिए। इसी को वो लोग क्या कहते थे, रिलीजियन कहते थे, या रिलीजियन के हिसाब से मानते थे कि रिलीजियन एक ऐसा चीज़ है उनके लिए कि जो उनको उनके पूर्व पुरुष के साथ क्या करते थे, हमेशा से जोड़ के रखते थे, हाँ, कि हमें वो आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारी वो मदद कर रहे हैं, ये विश्वास करते थे, ये बिलीव करते थे। तो दोस्तों अब ये 3 चीज़ क्या है समझ में आ गई है कि मैजिक क्या है, रिलीजन क्या है एंड साइंस क्या है। अब ये 3 चीज़ किस तरह से जुड़े हुए हैं या फिर इनका फंक्शन क्या है ये बताऊंगी। फंक्शन होना तो ज़रूरी है क्योंकि पहले ही कहा कि मैलिनोस्की ने जितने भी सारी कॉन्सेप्ट दिया है वो इसी बेस पे दिया है कि ये सारी कॉन्सेप्ट इसलिए ही हुआ है क्योंकि इनका कोई ना कोई फंक्शन है इसीलिए सोसाइटी पे है और सोसाइटी में है इसीलिए इसकी स्टडी हुई है। राइट दोस्तों, तो देखिए अब ये तीनों किस तरह से जुड़े हुए हैं। मैंने क्या कहा कि वो अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर रखने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करते थे। किस तरह करते थे दोस्तों, वो जब कैनो मेकिंग को बनाते थे तो कैनो मेकिंग बनाने के बाद उसमें टोना टोटका करते थे या मैजिक करते थे। किस तरह कि जैसे कि वो कैनो मेकिंग किसी भी मुसीबत में आके डूब ना जाए या फिर टूट ना जाए किसी भी हालत पे, क्योंकि डूब जाए या टूट जाएगा तो फिर उनका जो जरिया है जिंदा रहने का या खाना खाने का, खाना खाने के मतलब हम लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, हाँ, तो खाना खाने का जो जरिया है वो जरिया ही डूब जाएगी, हाँ, वो जरिया ही टूट जाएगी। तो इसीलिए वो लोग मैजिक करते थे या टोना टोटका करते थे कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो उसमें ये कैनो मेकिंग डूब ना जाए या टूट ना जाए। तो इस तरह से वो मैजिक का इस्तेमाल करते थे। समझ में आया? किस पे इस्तेमाल करते थे दोस्तों मैजिक का? साइंस पे। कैनो मेकिंग जो बना हुआ है वो तो साइंस के हिसाब से ही बना हुआ है क्योंकि अगल बगल की चीज़ों को समझना और लॉजिकली उसे प्रोडक्शन करना यही तो साइंस है। तो साइंस के हिसाब से ही बना हुआ है वो कैनो मेकिंग। तो देखिए मैजिक किस पे यूज़ कर रहे हैं, साइंस पे यूज़ कर रहे हैं। अब साइंस के साथ तो रिलीजियन कैसा जुड़ा हुआ है, देखो वो जो पूजा कर रहे हैं या आशीर्वाद ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं या किस लिए पूजा कर रहे हैं? साइंस को प्रोडक्शन करने के लिए या फिर उसे सही सलामत रखने के लिए। अभी तो मैंने कहा कि वो अपने जो गुजर जाते हैं, जो बड़े हैं, जो पूर्व पुरुष है, उनको पूजा क्यों करते हैं? उनका आशीर्वाद पाने के लिए और उनका परमिशन लेने के लिए कि मैं कैनो मेकिंग बना रहा हूँ तो मुझे परमिशन दीजिए इसे बनाने के लिए, या फिर आशीर्वाद कीजिए जैसे मैं कैनो मेकिंग बनाने में सफल रहूँ या उससे बिजनेस करने में, सामान इधर उधर करने में मैं सफलता मुझे मिले, मैं सफल रहूँ। यही सब चीज़ों के लिए वो आशीर्वाद लेते थे या पूजा करते थे। राइट, तो किसके लिए आशीर्वाद ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं? कैनो मेकिंग बनाने के लिए। मतलब रिलीजियन इस एंगल से साइंस से जुड़ा हुआ है और मैजिक इस एंगल से साइंस से जुड़ा हुआ है। तो देखा दोस्तों किस तरह से मैलिनोस्की ने मैजिक, साइंस एंड रिलीजियन को एक साथ जोड़ दिया है। जो तीनों चीज़ हम लोग अलग अलग रखते हैं, हम लोग सोचते हैं इस तीनों का तो एक साथ कोई मेल ही नहीं है। देखिए मैलिनोस्की ने किस तरह से जोड़ दिया है। उस टाइम में बैठ के उन्होंने इस तरह से जोड़ा है या समझाया है कि आज भी वो हमारे सोच से परे हैं। राइट दोस्तों, अब इनका फंक्शन क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। तो फंक्शन ये है दोस्तों कि रिलीजियन का फंक्शन क्या है, हमें वो विश्वास दिलाती है, बिलीव दिलाती है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, हाँ, या जब हमारा मानसिक या शारीरिक चीज़ें टूटने लगती है तो वो हमें भरोसा दिलाते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। एक रिलीजियन हमें एक विश्वास दिलाती है, एक बिलीव दिलाती है। राइट, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए। मैजिक क्या करती है दोस्तों? मैजिक हमें अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील करना सिखाती है कि ये प्रॉब्लम्स है तो मैं इसके साथ डील कर सकता हूँ, ये सिखाती है। और साइंस हमें क्या सिखा रही है कि हम जिंदा रह सकते हैं ये करके, हम जिंदगी गुजार सकते हैं ये करके। तो देखिए हर एक चीज़ का कोई ना कोई फंक्शन है। मैजिक का फंक्शन है, रिलीजियन का है और क्या कहा कि साइंस का है। राइट, ये तीनों का अलग अलग फंक्शन है, इसीलिए सोसाइटी पे है और आगे भी रहेंगे।
तो आई होप मैलिनोस्की ने मैजिक, साइंस एंड रिलीजियन से क्या समझाया है आप लोगों को समझ में आई है, मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ। दोस्तों अगर समझा पाई हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय दोस्तों, सब अच्छे रहना।